अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ में फैसले कौन कर रहा है? क्या पार्टी किसी कंफ्यूजन का शिकार है? पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान ऐसा लग रहा है कि दूरियां बढ़ रही हैं। शेर अफजल मरवत की जानिब से इत्तेहाद को गलती करार देने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा पीटीआई से ऐसा लगता है नाराज हो गए हैं। उनका यह कहना है कि पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी पीटीआई ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरखास्त नहीं की गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। अगर मैंने भी टॉक शोज में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर का यह कहना है कि नजर आता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त नहीं था। इत्तेहाद के लिए ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जहां कोई बहस ही ना हो। कानून में इबाम वाला ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं थी। ताहम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी इस मामले पर बात की और कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद बनाना बेहतरीन फैसला था। हमने हालात की मुनासबत से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था। हमने एक संजीदा फैसला किया, अब इस पर कायम है। अब से कुछ देर पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात भी हुई। इससे पहले शेर अफजल मरवत यह दावा कर चुके हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से होने वाली मुलाकात से बानी पीटीआई लाइल्म थे। एक और निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि कुछ टीवी एंकर्स के प्रोग्रामों में ना जाने का नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया टीम ने जारी किया, जिसे मैं नहीं मानता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद के लिए सेनेट में पीटीआई के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं और बैरिस्टर गौहर का इन नामों के हवाले से यह कहना है कि बानी पीटीआई से सेनेट इलेक्शन और उम्मीदवारों के हवाले से आज उनकी बात हुई, जबकि इससे पहले असद कैसर से एक इंटरव्यू में जब सेनेट की टिकटों के हवाले से जो है वो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इल्म नहीं कि इस पर जो है वो इमरान खान से मुशावरत हुई है या नहीं। ये जो मामलात हैं, सेनेट इंतखाबात, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात और फिर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला मामला, क्या तहरीक इंसाफ को कोई इंटरनल बहरान का जो है वो सामना है? इस पर बात करने के लिए तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। तो बताएं पार्टी में क्या हो रहा है, कौन फैसले कर रहा है? आपने ही पेंडोरास बॉक्स खोल के 1 2 3 4 5 6 मैं तो काउंट भूल गया हूँ। अच्छा, कि कितनी चीजें आपने सामने रखी, आपकी पार्टी ने ऑल फॉल इनटू द सेम कॉन्टेक्स्ट। जी देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमारा इत्तेहाद है और रहेगा, उस बारे में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं, कोई इबाम नहीं है, कोई इबाम नहीं है, बिल्कुल। अच्छा। प्रॉब्लम यह है कि जब फैसले करने होते हैं और जिस खासकर एक आप उसका एक बैकग्राउंडर बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2 साल से जो पार्टी के साथ हो रहा है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्क्राइब करना चाहिए। अच्छा। हम लोग बिल्कुल आवर बैक वाज पुश्ड टू द वॉल और हम वहां से ऑपरेट कर रहे थे। लिमिटेड ऑप्शंस थी हमारे पास और कोई भी एक आइडियल ऑप्शन नहीं थी, तो लिमिटेड ऑप्शन थी। आप एमडब्ल्यूएम हमारे इत्तेहादी हैं बहुत देर से, आज भी गिलगित बल्तिस्तान में वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो उनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनका है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट किया था। सुन्नी तहरीक के साथ भी हमारा पुराना एक अंडरस्टैंडिंग है और अब भी है और रहेगी, उस बारे में किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब गिवन द सर्कमस्टांसेस बेहतर जो पार्टी थी उसको चूज किया गया और वो इत्तेहाद बना। प्रॉब्लम दो सवाल है, मैं शायद आपको जवाब वैसे ही दे दूं। प्रॉब्लम यह है कि इंस्टीट्यूशन, रियासती इदारों से जो हमें फैसले मिल रहे थे, हमारा ख्याल था कि चूंकि 2018 में हम भी, पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने कि इलेक्शन से पहले अपना लेटर नहीं लिखा था रिगार्डिंग आवर कोटा, और इलेक्शन होने के बाद हमने लेटर लिखा तो हमें कोटा दे दिया गया था। सो कुछ होती हैं चीजें जिनकी बेसिस के ऊपर आप फैसले करते हैं। हमारा ख्याल था कि शायद सुन्नी तहरीक को भी इसी किस्म की कोई बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन जब वो करने की कोशिश की गई तो वो नहीं मिला। सो पहली तो बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो फैसला हुआ, इसमें एक तो ये कि इमरान खान की तायीद मुकम्मल शामिल थी। इमरान खान साहब की तायीद के बगैर फैसले होते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन उसमें भी जो इश्यूज है वो ये था कि खान साहब से इजाजत मिलने की भी कोशिश जो है वो दिनों के ऊपर मुहित होती थी, उसके बाद मिलती थी। आज भी दूसरी अथॉरिटी आपके पास कोर कमेटी है, तो कोर कमेटी ने इसको मुकम्मल तौर पर ओन किया, मुकम्मल तौर पर अप्रूव किया। इसको ओन करती है जी, आज भी करेगी, बेसिकली रहेगी। देखिए, जब एक डिस्कशन होती है पार्टी के अंदर तो मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं। आज मैं अगर आपके सामने बैठ के क्लेम करूं कि हमें कोई मुख्तलिफ आरा नहीं थी तो वो
वो मतलब वो ठीक नहीं होगा। वो तो बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन फैसले की अथॉरिटी एक इमरान खान है, उसके बाद आपकी कोर कमेटी है, इन दो ने फैसला करना है, तो वो जो फैसला होगा वो पार्टी का फैसला होना, पार्टी के फैसले के तौर के ऊपर एक्सेप्ट होना चाहिए। तो फिर ये जो चीज कही जा रही है कि मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन के साथ मामला तय पा गए थे और पता नहीं क्या हुआ कि वो फैसला जो है वो तब्दील हो गया, कुछ लोगों ने जाकर मुलाकात की, ये फिर बात क्यों की? मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन की हमारी पार्टनर पार्टी है, वो है और रहेगी, उनके साथ भी हमारा पुराने मरासिम है। उस वक्त ये समझा गया, बेहतर समझा गया कि शायद सुन्नी तहरीक के साथ अगर हम करें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। और ये जो कहा जा रहा है कि जो फैसला तब्दील हुआ, क्योंकि पहले तो हमने सुना था मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन से, लेकिन वो फैसला तब्दील होने के बाद जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आया तो शायद इमरान खान को उसका इल्म नहीं था। देखिए ये पॉसिबल है? ये मैं जाती तौर के ऊपर इसके बारे में आगाह नहीं हूं कि उनको, क्योंकि मैं वो कम्युनिकेटर नहीं था बीच में। अच्छा। मैं लेके नहीं जाता था, वो ज्यादातर वकला लोग लेके जाते थे। लेकिन सर बाद में तो मुलाकात हुई होगी ना, इस फैसले के बाद भी कुछ लोगों की हो चुका हुआ था। तो ये डिस्कशन में मेरी 2-3 दफा मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने डिस्कस भी नहीं किया, ना उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया ये। अच्छा। सो इसलिए बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कहना कि जी उनको पहले से वो आगाह थे या बाद में उनको बताया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज किया ना कि खान साहब के साथ मुलाकात करनी इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। वो मतलब आपको, मुझे मसलन तो कोर्ट ने कैसे पता चले कि कौन सा फैसला जो है वो मुझे कोर्ट ने बसाओ का मेरे पास रिटन परमिशन है कोर्ट की, और मैं जाके अडियाला के बाहर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इंतजार करके आता हूँ, नहीं करने देते। वो कहते हैं जी कि हमें इजाजत नहीं है। पार्टी के तर्जुमान है, अब हमें तो बताया ना, हमारी भी कोई मुश्किल आसान करें कि किस फैसले के मुतालिक समझा जाए कि इसमें इमरान खान की तायद शामिल है और इसमें जो है वो तायद शामिल नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो पार्टी के जो वकला लोग जब जाते हैं, उसमें खासकर गौहर साहब हैं, वो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, अली जाफर साहब हैं, वो मिलते हैं, ये जब भी बाहर आते हैं तो मीडिया के साथ बातचीत करते हैं, और वो जो इनकी बातचीत है मेरा ख्याल है कि वो क्रेडिबल होती है। अच्छा। और उसको ही हमें मानना चाहिए। उसके बाद मुझे भी वो ब्रीफ करते हैं, जो जो डिस्कशन होते हैं उनके साथ वो मुझे ब्रीफ करते हैं। तो मुझे फ्रैंकली जब ये सारा कुछ हो रहा था तो कभी ये मैंने सोचा भी नहीं था कि जी इस किस्म की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। तो अभी चला गया, ऑल इन द पास्ट, वी हैव टू मूव ऑन। ये था दोनों के साथ हमारे कायम है। कल भी हमारा एक फंक्शन था, हमारा एंटी इस्लामोफोबिया डे हमने कल मनाया है, तो उसमें ये साहिबान हमारे साथ बैठे हुए थे हमारे फंक्शन में। तो हामिद रजा साहब ने अब तो पब्लिकली देखिए उन्होंने बातें की है ना, वो आप कह रहे हैं तो साथ ही आपके, लेकिन पब्लिकली उन्होंने अपने नाराजगी का इजहार किया है। हमें भी पब्लिकली नहीं कुछ स्टेट करना चाहिए था। अच्छा, लेट मी बी वेरी कैंडिड अबाउट इट। चाहे किसी ने भी किया है। देखिए मसला ये कि ये हमारा इंटरनल मामला है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। हमें अपने इंटरनल फोरम के ऊपर इसको डिस्कस करना चाहिए। लीडर तो आप ही कहना जो आकर टीवी टॉक शोज के अंदर बयानात दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि ये तमाम मामला पार्टी के इंटरनल फोरम्स के ऊपर डिस्कस होने चाहिए, और जब बाहर मैसेज आना चाहिए वो एक मैसेज आना चाहिए, और वो पार्टी का मैसेज होना चाहिए, उसको पार्टी को ओन अप करना चाहिए, कोर कमेटी को या खान साहब की डायरेक्टिव के ऊपर हुआ, जैसा भी हुआ है। तो मैं साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जी हमें ये जाके एक डिवाइसिव जो है स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि हुआ था, नहीं हुआ था, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ये इंटरनल मामला था पार्टी के, इंटरनल फोरम के ऊपर। तो ठीक कह रहे हैं हामिद रजा साहब जो है वो दुरुस्त कह रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं जो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये कहा कि अपने मामला घर में जो हल करें। बिल्कुल हमें खुद ही ये सोचना चाहिए। हमें खुद मामला जो है अपने आगे पार्टी ने सिर्फ क्या सोचा है, कल असद कैसर साहब ने बात की एक टेलीविजन चैनल पर, उन्होंने कहा कि वो जम कर देंगे, और उस हवाले से आज जो है वो कुछ इलेक्शन कमीशन के वो जो हमारे कमर दिलशाद साहब हैं, सेक्रेटरी रह चुके, उन्होंने कहा ये इतना आसान नहीं होगा दोनों पार्टियों का जम होना। तो क्या ये वाकई जम होने जा रही है तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल? ये मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको सामने रख के दोनों पार्टीज ने मिलकर फैसला करना है। ये हम अकेले नहीं कर सकते, ये वो अकेले नहीं कर सकते, ये तो मिलकर बैठे कि देखेंगे कि आगे बढ़ने के लिए कौन सा बेहतर तरीका है। अच्छा। अगर ये एक ऑप्शन, लेकिन अभी मर्जर का चले ऑप्शन तो है, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं। आपके ख्याल? नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ। असद कैसर साहब बड़े जहांदीदा पॉलिटिशियन है, वो मेरा ख्याल है कि कोई बेसिस होगा जिसके ऊपर उन्होंने बात की होगी, लेकिन अभी ये पार्टी फोरम के ऊपर डिस्कस नहीं हुआ, ना डिसाइड हुआ। अच्छा, पेशावर हाईकोर्ट वाला फैसला सेटबैक है पार्टी के लिए जो है वो इतनी बड़ी वकला की टीम होते हुए? बिल्कुल सेटबैक है हमारे लिए। अच्छा, बिल्कुल सेटबैक है। तो ज़िमनी इलेक्शन में रऊफ हसन साहब क्या करेंगे? क्या तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इसमें जा रहे हैं, या फिर जब ये 21 या गालिबन 21 या 22 अप्रैल को होने हैं जो ज़िमनी इलेक्शन,
तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे इलेक्शन, देखिए, या आजाद ही उतारेंगे उम्मीदवार? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था हमारे सिंबल के बारे में, आपको याद होगा, जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको अपहोल्ड किया था और हमें कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे कि नंबर 1 इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाएं, फिर करवाएं, तीसरी दफा करवाएं वो, और ये कि इन बेंचमार्क्स के मुताबिक कराएं। सो मैं एज द फेडरल इलेक्शन कमिश्नर वो इलेक्शन हमने करवाए थे, 3 तारीख को इलेक्शन हुए थे और हमने लास्ट सैटरडे को, आज नहीं 1 वीक अगो, हमने उसकी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में दाखिल करती हुई है। अच्छा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि कॉन्ट्री टू द पिटिशन दैट इलेक्शन कमीशन हैज सेट इन द पास्ट कि हमारी हर रिक्वेस्ट को उन्होंने नेगेट किया है, हम उम्मीद करते हैं कि मेरिट के ऊपर कानूनी और आईनी तकाजों को सामने रखते हुए वो हमारे इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है वो मानेंगे। अगर वो मान लेते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट, तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। देन वी कैन क्लेम अवर सिंबल, सो ऑटोमेटिकली हम अपनी सिंबल की बेसिस के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, बाय इलेक्शंस में जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानती या डिले करती है या बाय इलेक्शंस तक नहीं करती, और ये हमें हमारी फीलिंग है कि जब तक इनका एजेंडा कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हो जाएगा वो हमारे मामलात को लटकाए रखेंगे। सो अगर वो ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर उसके मुताबिक, उसके तनाजुर में फिर हमें फैसला करना पड़ेगा जी कि क्या हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन मौजूद है, कि हमने लास्ट पास्ट की तरह इंडिपेंडेंस के तौर पर जाना है या सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से हमने इलेक्शन लड़ना है, या कोई और ऑप्शन हमारे सामने है तो उसको हमने एक्सरसाइज करना। ठीक है। अच्छा, ये अब खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के हवाले से यहां पर भी अब वजीर आला तो आ चुके हैं, आपसे कुछ देर पहले वजीर आला की मुलाकात भी हुई, वो बानी पीटीआई से मिले भी हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं ये बानी पीटीआई के इल्म में है, या आप जो है वो बतौर, क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है वो देखते हैं, तो क्या वहां जो कुछ हो रहा है या वहां जो फैसले हो रहे हैं या जिस तरह से उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात है, क्या ये उनके इल्म में है, उनकी जो है वो रजामंदी इसके अंदर शामिल है? देखिए, आज की जो मुलाकात थी अली अमीन गंडापुर साहब की, वो मेरे ख्याल तीसरी मुलाकात थी खान साहब के साथ, एंड आई एम वेरी सर्टन कि वो तमाम मामला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो उनसे डिस्कस करते होंगे, उनकी डायरेक्टिव लेते होंगे। तो जो कुछ भी उन्होंने किया है, आई कैन सेफली अज्यूम, कल मेरी मुलाकात भी हुई अली अमीन गंडापुर साहब से, इसी हमारे फंक्शन के साथ वो थे, तो मेरे जहन में कोई गुमान नहीं है कि जी वो मुलाकात में ये सब कुछ डिस्कस नहीं करते और खान साहब की इंस्ट्रक्शंस और उनकी एडवाइस के बगैर आगे बढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सो लाजमी बात है कि खान साहब शुड बी ऑन बोर्ड ऑन दिस। ठीक है। और सेनेट का इलेक्शन अब जाहिर बात है इट्स कमिंग अप नेक्स्ट, पार्टी की क्या तवक्कुआत हैं? जो नाम दिए हैं ऐसा लगता है कि पार्टी अभी भी थोड़ा जारहाना मूड रखती है, और जो नाम आए हैं 9 मई के मामलात के हवाले से जिन लोगों के इन्वॉल्वमेंट है उनके नाम दिए हैं पार्टी ने, तो पार्टी उन्हीं लोगों को आगे रखना चाहती है। लेट मी गिव यू द अदर पर्सपेक्टिव। देखिए, 9 मई के बाद जो हमारे साथ हुआ है और जो हमारे लोगों ने सैक्रिफाइस दी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन सैक्रिफाइसेस को ओवरलुक नहीं कर सकती है। उमर को देख लीजिए, उमर चीमा को देख लीजिए, वो जो सनम को जो देखे, या आलिया हमजा को देखिए, अभी तक की जेलों में है, अभी तक जेलों में बैठी है, 9 महीने से इनकी बेल नहीं होने, बेल होती है तो दूसरे मुकदमे में धर लिया जाता है। इट्स इम्पॉसिबल फॉर द पार्टी लीडरशिप टू ओवरलुक दो सैक्रिफाइसेस। तो ये नहीं है कि जी हम कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं, इसका मकसद मतलब ये मतलब अखस नहीं करना चाहिए कि हम कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं, लेकिन हम अपने वर्कर्स को जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और सैक्रिफाइसेस उन्होंने दिए हैं, उनके बिजनेसेस तबाह हुए हैं, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हुई हैं, उनको ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो ये जो है मैं चाहता हूं कि ये इसको कॉन्फ्रंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में ना लिया अच्छा जाए। इसको इन नामजदगियों को। अच्छा, लास्टली ये अब इनको तो आप ओन कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कल वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर जो है वो मुजाहरा किया, क्या उनको पीटीआई ये यहां पर जो है वो ओन करती है या नहीं करती? देखिए, हमारी कोई डायरेक्टिव नहीं थी, मैं आपको बड़ा असर्टिवली कह रहा हूं कि जी ऐसा कोई काम किया जाए। दूसरा मसला ये है कि जी हमारा जो डायस्पोरा है उसमें हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, हमारी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन डायस्पोरा जो है वो हमारे डायरेक्टिव के ताबे नहीं है। अच्छा। वो अगर अपने तय कुछ करना चाहते हैं, वो जाके कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो करते रहते हैं। अभी आप देखिए 18 को हो रहा है यूएन का, और उसके बाद 20 को अमेरिकन कांग्रेस की भी का भी सेशन है जिसमें कि डोनाल्ड लू को भी बुलाया उन्होंने। तो ये हम देखेंगे, उनको देखेंगे कि हम उसके ऊपर क्या करना है। मसला ये कि पार्टी की एंडोर्समेंट है जो है वो या नहीं है? देखिए, पार्टी की एंडोर्समेंट नहीं थी, इसकी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। कोई डायरेक्टिव नहीं था, लेकिन उन्होंने किया, जैसा कि मैंने कहा कि डायस्पोरा जो है उनके एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये उनका अपना फैसला था, पार्टी की तरफ से कोई हिदायत नहीं थी कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और लोगों से जो है वो कोई हिदायत। हमने जो करना था वो लेटर की शक्ल में हमने कर दिया हुआ था, वो ऑलरेडी IMF के पास जा चुका हुआ है, जिसको हमने पब्लिक कर दिया हुआ। सो उससे बियॉन्ड दैट हमारी कोई डायरेक्टिव नहीं थी कि आप ये करें, ये ना करें। ना हमने कहा कि ये करें, ना हमने ये कहा कि ये ना करें।
ठीक है, सो वो उन्होंने जो कुछ किया है वो उनका एक अपना फैसला था, उन्होंने जाके किया। रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन हमारे मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला पर। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत और IMF के दरमियान दूसरे इक्तसादी जायजे पर मुज़ाकरात जारी हैं। इन मुज़ाकरात में IMF की जानिब से कुछ सख्त मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। आज हुकूमत ने IMF को बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत ने IMF को तवानाई सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है उसको कम करने के लिए एडजस्टमेंट्स और टैरिफ में बर वक्त इजाफा करने का भी यकीन दिला दिया, जबकि हुकाम ने गैस शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी और गैस की कीमतों में एडजस्टमेंट बर वक्त करने की भी यकीन दहानी कराई। जराये के मुताबिक हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी जो है वो गारंटी दी है। गुज़िश्ता रोज IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती जो इदारे हैं उनकी निजकारी पर प्लान भी तलब कर लिया था। यह भी खबर आई कि पाकिस्तान को जो है वो IMF ने NFC फार्मूले में तब्दीली का जो है वो कहा है। IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जो है उसको भी पॉलिसी को जो है वो बरकरार रखने का मुतालबा किया और जरूरी इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया। मुज़ाकरात की कामयाबी जो है वो उसकी तकमील पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को आखिरी किस्त मिलेगी। फ्रीकैन के दरमियान अब अगले हफ्ते के अवाइल में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत की मौशी तरजीहात क्या है, हुकूमत IMF के साथ मामलात को किस तरह से कंक्लूड करेगी, और फिर ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनमें हुकूमत को सियासी सपोर्ट भी चाहिए होगी अपने सबसे बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। किस तरह से हुकूमत इन मामलात को आगे बढ़ाएगी। बिलाल अजहर कियानी साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। बिलाल साहब, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा हो रहा है, सर्कुलर डेब्ट को कम करने की कोशिश हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है ये सख्त फैसले आपके करने पड़े हैं। तो क्या हुकूमत तो कह रही थी कि अब थोड़ा सा पोजीशन में आएंगे, रिलीफ देंगे, लेकिन अभी भी ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे, कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, जैसे कि आपने कहा, हुकूमत अभी IMF के साथ जो मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसका सेकंड और फाइनल रिव्यू उसकी डिस्कशंस कर रही है, और आगे यही इरादा भी है और आई थिंक कोशिश भी है दोनों साइडों से कि आगे शायद एक लॉन्ग टर्म जो EFF प्रोग्राम होता है वो IMF के साथ उसको डिस्कस किया जाए, नेगोशिएट किया जाए, और मकसद यही है कि एक बेस मिले जिसके नतीजे में सबसे पहले तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हों और आगे बढ़ें भी, मगर साथ ही साथ एक ऐसा रिफॉर्म प्रोग्राम हो जिससे पाकिस्तान के जो मुस्तकिल या क्रॉनिक मुआशी मसाइल हैं और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जो एक फ्रेज ओवर यूज्ड है वो रिफॉर्म्स अब फाइनली इम्प्लीमेंट किए जाएं। तो देखिए, उसमें बुनियादी मकसद यही है कि सर्कुलर डेट भी पाकिस्तानी शहरी का उतना ही बड़ा मसला है जितनी गैस और बिजली की कीमतें हैं। आई थिंक ये बात भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये कर्जे बढ़ते हैं और जब आपको इन कर्जों को झुकाने के लिए या इसकी कीमत महंगाई की सूरत में अदा करनी पड़ती है, जब हुकूमत को भी कर्जे लेके महंगे सूद पे ये मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, तो ये भी घूम घुमा के आखिर में महंगाई की सूरत में ही आवाम को अफेक्ट करती है। तो बुनियादी मकसद यही है कि हमें गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। अच्छा। और आइंदा आपको बिजली की पैदावार को सस्ता बनाना, सस्ती बिजली की पैदावार की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की सूरत में हो, क्योंकि बुनियादी मकसद ये है कि 16 महीने की पहले हुकूमत थी तब ये बात की जा रही थी कि फायर फाइटिंग करनी है, ये लैंड माइन लगा के गई है PTI और जिनको हुकूमत को डील करना पड़ा है। लेकिन क्या अभी भी हालात वही हैं कि अभी भी ये जो आने वाला IMF का प्रोग्राम है उसी तरह सख्त होने जा रहा है कि जहां पर गैस हो आपने 65% जो है वो उसकी प्राइस बढ़ा दी, बिजली की कीमतों में अब 1 जुलाई से जो है वो इजाफा हो रहा है, तो देखिए मैं उसको इसी तरह से जो है वो चलेंगे? नहीं, देखिए मैं उसको जी एज द नेक्स्ट स्टेप देखता हूं जी। देखिए, वो जो 9 माह का प्रोग्राम था वो एक स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम था। उस टाइम पे यकीनन फायर फाइटिंग थी, आपकी एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का स्पेशली क्राइसिस था, आपके डॉलर्स खत्म होने का एक खदशा था, और फिर उसके ऊपर से फ्लड्स आ गए, आपको वो चैलेंजेस डील करने पड़े। अब अगर आप देखें तो यकीनन हमारे मुआशी मसाइल काफ़ी हैं, महंगाई की सतह भी काबिल कबूल नहीं है, मगर पिछले 9-10 माह में काफ़ी हद तक मामलात पहले से ज़्यादा स्टेबल रहे। अब मगर अभी भी हालात बेहतर काफ़ी नहीं है। अब इस बेस के ऊपर
हमें वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने हैं ताकि इन सारे मसाइल का एक मुस्तकिल हल हो, ताकि आपके बिजली के गर्दिशी कर्जों का मसला हल हो, बिजली के अंदर जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं इसका मसला हल हो, ताकि बार बार कर्जे ना बढ़े, आप बिजली उतने की बेच सकें जितने की आप बनाते हैं और बिजली सस्ती बना सकें, आप पेट्रोल और डीजल उतने का बेच सकें जितने का आप बनाते हैं, आपका टैक्स का जो सारा बोझ मखसूस कॉर्पोरेट सेक्टर्स पे और सैलरी क्लास पे आता है उसके बजाय उसको फैलाया जाए और टैक्स की रेवेन्यू की ग्रोथ भी हो, मगर इस तरीके से हो कि सब उसमें एक इक्विटेबली उसके अंदर अपना एक हिस्सा डालें और किसी एक मखसूस तबके के ऊपर बिला वजह बोझ ना बने। जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिसमें पीआईए भी शामिल है, जो 100 अरब रुपए हर साल उनमें लगते हैं और जाया होते हैं और आवाम को भी वो सर्विस नहीं मिलती जो पैसे और सर्विसेज में जैसे अस्पताल और स्कूल हैं उसमें लगने चाहिए। ये मसाइल हैं जो हल होने वाले हैं और IMF के प्रोग्राम के अंदर देखिए हुकूमत कंप्लायंस तो कर रही है, जो IMF की डिमांड्स हैं, आपने ऑर्डिनेंसेस जो है वो कल 7 जो है वो असेंबली से मंजूर करा लिए, आपने नहीं वो ले हुए हैं जी, भी देखिए वो तो असेंबली में वो ऑर्डिनेंसेस थे जो कल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दे विल नाउ सम ऑफ देम तौसीह दी गई, उनको तौसीह दी गई और फिर वो असेंबली में लेके गए जो जुड़े हुए हैं ना। हाँ जी, मगर देखिए उसमें और वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की गवर्नेंस एक्ट है उसकी लाइन में लाने के लिए हुकूमत के काफी इदारों को है और वो ले हुए हैं और वो स्टैंडिंग कमिटीज में। पॉइंट ये है कि ये सख्त फैसले तो करने पड़े हैं हुकूमत को। कितनी देर मुल्क जो है वो हुकूमत का क्या एस्टिमेट क्या है, टाइमलाइन क्या है कि कितनी देर हमें जो है वो इस फेज के अंदर रहना पड़ेगा? देखिए जहां पर ये सख्त फैसले होंगे लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होगी और उसके बाद जो है वो कुछ आसानी आ जाएगी। देखिए मेरी गुजारिश है कि देखिए यकीनन आई थिंक हर कोई चाहता है कि महंगाई की शरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए और यही हमारा भी इरादा है, मगर मैं जरा कुछ बातें करना चाहूंगा कि जब भी आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि IMF की सख्त शराइत हैं जो आप मान रहे हैं, उसमें बहुत सारे इकदाम ऐसे होते हैं जो हमें वैसे ही करने चाहिए। अच्छा। आप IMF प्रोग्राम में हो या ना हो। अब आपने कल के ऑर्डिनेंसेस की बात की, एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की गवर्नेंस एक्ट बनी है जिसके नतीजे में आपने अपनी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, जो हुकूमत जो इदारे ओन करती है उसकी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए वो एक्ट बनी है। अब उसके अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि उसमें से एक बिल में ये लिखा गया है कि कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी मिकदार या अमाउंट बढ़ा दी जाए ताकि हुकूमत का जो उसके अंदर एक से होती है वो काउंटर बैलेंस हो प्राइवेट सेक्टर से काबिल लोगों से। देखिए ये कुछ ऐसे इकदाम हैं जो वैसी गवर्नेंस बेहतर आप कह रहे हैं इकोनॉमी के लिए वैसे ही अच्छा। हाँ जी, तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप IMF प्रोग्राम के अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जिम्मेदाराना तरीके से प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, अगर आप सर्कुलर डेट के रिडक्शन की बात करते हैं, अगर आप टैक्स नेट को वाइडन करने की बात करते हैं, तो ये चीजें IMF की प्रोग्राम में तो जरूर है मगर अदरवाइज भी हमें करनी चाहिए। अब ये देखिए अब खबर ये भी आ रही है NFC प्रोग्राम को रिविजिट करने का कहा जा रहा है, तो हुकूमत करने जा रही है। रहमान साहब मैं इसके ऊपर कुछ हतमी तौर पर इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैंने भी ये खबर देखी है, बट बिकॉज ऑनेस्टली आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दोज नेगोशिएशंस डायरेक्टली, मैं इस पे ये नहीं कह सकता कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है ये डिस्कशन में, मगर आई थिंक इसके ऊपर हम इतनी जरूर बात कर सकते हैं कि 18वीं तरमीम के नतीजे में यकीनन जो आपकी फाइनेंशियल मामलात हैं वफाक और सूबों के दरमियान और साथ ही साथ जो पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत चेंज हुई थी और उसके नतीजे में आपके सामने एक ट्रैक रिकॉर्ड अब आया है 18वीं तरमीम के बाद कि किस तरह सूबों ने और वफाक ने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अर्निंग साइड पर परफॉर्म किया है। सूबों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिवॉल्व हुई हैं जिस पे जो अभी तक वफाक जो बोझ उठा रही है उसकी क्या वजूहात हैं वो एक अलग बहस है। मेरे नज़दीक और आई थिंक सूबों की अपनी नज़दीक भी सूबों की शायद रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी उस सतह तक नहीं पहुंच सकी जहां पे होनी चाहिए थी सूबों की, उसके ऊपर तो देखिए आई थिंक इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपने 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के बाद जो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 10-12 या अब तकरीबन 15 सालों का कि इसको सूबे और वफाक मिलकर एक दफा इसका जायजा लें और देखें कि क्या यही तरीका है बेहतर आगे चलने का या इसमें कोई बेहतरी आ सकती है, रिविजिट या रिव्यू करने। मैं बतौर एक शहरी और स्टूडेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री फील कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इसको एक दफा देखा जाए और हर एंगल से देखा जाए। ये नहीं है कि वफाक के मफादात सूबों से ज्यादा मुकद्दम है, ये सब मिल मिला के हमें देखना होगा कि वेदर दिस सिस्टम रिक्वायर्स एनी टिंकरिंग। लेकिन आपकी इसे अपनी असेसमेंट क्या है कि ये जो वफाक की माली मुश्किलात इसमें क्या 18वीं तरमीम का भी किरदार है? जी देखिए ये एक हमारे फिजिकल डेफिसिट्स तो हर साल हो रहे हैं, आपने देखा प्रोविंशियल सरप्लसेस भी आते रहे हैं, साथ ही साथ आपके फेडरल जो हैं वो गवर्नमेंट के डेफिसिट्स आते रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक अब फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों की अभी तक NFC अवार्ड में परसेंटेजेस चल रही हैं सूबों के अलावा, आई थिंक वॉर ऑन टेरर की थी या फाटा की थी,
जो चीज़ें अब शायद उसकी उस तरीके से ज़रूरत नहीं है या उनको इवनली शेयर होना चाहिए। अब बात फॉर एग्जांपल इस पे भी आती है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक अच्छा खासा बड़ी रकम का प्रोग्राम है, तो उसका वो वफाकी प्रोग्राम है, बट अब वो तकरीबन आई थिंक 450-500 अरब रुपए पे पहुंच गए। तो अगर उसमें वफाकी वेदर दैट शुड रिमेन प्योरली अ फेडरल सब्जेक्ट, वेदर इट शुड बी इवनली शेयर्ड, आई थिंक इस तरह की कुछ चीजें हैं। वफाक से तो अभी केपी जो है वो अपने वाजिबात का मुतालबा कर रहा है, वो देखिए वो आपको ये सारे इश्यूज रिजॉल्व करने हैं। हमारे ये जो मुतालबात हैं, हमारे जो वाजिबात हैं वो आप अदा करें। विफाक तो विफाक कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर जी और साथ फिर कुछ ऐसे हालात हैं जहाँ पे कुछ सूबों के साथ सरप्लस चल रहे हैं। अच्छा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं सूबे गलत हैं और वफाक बेहतर है, वफाक गलत सूबे बेहतर है। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि आपकी एनएफसी की मीटिंग में ये इस चीज को विद इन ओपन माइंड सूबे और वफाक दोनों उसका जायजा लें और मिलकर देखें कि वेदर इट कैन बी देयर कैन बी इंप्रूवमेंट्स मेड टू दिस। अच्छा। क्योंकि आई थिंक आप जब बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो उसका फायदा ओवरऑल मुल्क को होगा। ये बात सिर्फ वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे सरप्लसेस और डेफिसिट्स होते हैं वो भी, लेकिन ये बिलाल कहने साहब ये सारी स्ट्रक्चरल, मगर आप इसमें जरा फॉर एग्जांपल इसमें वक्त कम है, जरा एक अहम मामला है पीपल्स पार्टी वाला। पीपल्स पार्टी ने कल आपके ऑर्डिनेंस लाने की भी जो है वो उन्होंने मुखालफत की, लेकिन वोट उन्होंने दिया। लेकिन और भी बहुत सारे जो मामला, स्ट्रक्चरल मामला जिन पर आप कह रहे हैं कि जिनको रिव्यू करने की जरूरत है, इस पर तो पीपल्स पार्टी से आपको बात करना पड़ेगी। लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी ने भी पार्टी जो है वो कोई लचक के इस पे शायद ना दिखा सके। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने भी कल, जैसे कि आपने कहा, फिर वोट किया। कुछ लोगों का एतराज था कि ये बिल्स अचानक आए, मगर उसकी वजह यही थी कि ये लैप्स कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ तोसी हुई है। और अब और वहां पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी यही बात समझाई गई थी कि यहाँ पे कोई बिल उजलत में पास नहीं किया जा रहा। अच्छा। कोई ऑर्डिनेंस उजलत में बिल की सूरत में पास नहीं कराया जा रहा। जो और एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंसेस थे उनको एक्सटेंड किया जा रहा है और उनको फिर बतौर बिल पेश किया जा रहा है ताकि वो पार्लियामेंट्री फोरम्स पे, स्टैंडिंग कमेटीज में तफसील में डिस्कस हो सके और उसके अंदर सब जमातें अपनी राय दें और उसको फिर एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू और एक थरो प्रोसेस के थ्रू एंड में पास या नॉट पास किया जाए। अच्छा। तो देखिए यही बात कल हुई थी, मगर यकीनन एक कुछ लोगों का एतराज था कि इसमें 2-3 दिन का नोटिस देना चाहिए, मगर उसकी अर्जेंसी की रीजन भी फिर डिस्क्राइब की गई और उस एग्जाम्पशन को भी सीख किया गया। तो देखिए इतना पार्लियामेंट में होता है, कोशिश रहेगी कि तो हर मामले पे पीपल्स पार्टी को गैर मामूली इसके अंदर जो देखिए नवीद कमर साहब ने एक बात की, मगर वो फिर एड्रेस होगी, देन दे चाहे वो निजकारी हो, आपको पीपल्स पार्टी एनएफसी हो, 18वीं तरमीम हो या कोई भी और मामला हो, पीपल्स पार्टी को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। नॉट जस्ट पीपल्स पार्टी, आई थिंक हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम अक्रॉस द आयल ऑपोजिशन के साथ ही हम जहां पे मुमकिन हो सका, उनका एक कंस्ट्रक्टिव रोल होता है अपोजिशन का, उनको भी ऑन बोर्ड करें। बट एज लॉन्ग एज दे प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल और वो उसके अंदर फिर तनकीद भी आती है, इस्लाहात भी आती हैं, वो करने का उनका हक है। तो कोशिश होगी कि पूरे हाउस को, दोनों हाउसेस को साथ लेके चला जाए और उनकी इनपुट ली जाए और फिर एक कंसेंसस के साथ इस तरह के अहम मामला पे आगे चला जाए। बिलाल कैनी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेनेट की पंजाब और सिंध की 12 बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 11 जबकि इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज था। पंजाब में सेनेट की जो 12 नशिस्तें हैं वहां पर 28 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराया। बलूचिस्तान से सेनेट की जो 11 खाली नशिस्तें हैं वहां पर कागजात नामजदगी जमा और वसूल करने का आखिरी रोज था और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से 27 उम्मीदवारों ने कागजात जो है वो जमा कराए हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए इस मरतबा कुछ अहम नाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और फैसल वाडा ने भी अपने कागजात जमा करा दिए हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है, जबकि अनवारुल हक काकड़ भी इस हवाले से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बानी पीटीआई ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी है। बैरिस्टर गौहर की आज उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने इन नामों की जो है वो मंजूरी ली। इस पर जो सेनेट के इंतखाब है इसमें क्या सूरत हाल हो सकती है, ये जो नाम आए हैं इन पर बात करने के लिए हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जनाब आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब ये जो सेनेट का इंतखाब है, सेनेट के इंतखाब से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमने देखा है वो जुड़ी होती हैं, लेकिन इस मरतबा ये जो उम्मीदवार आपके सामने आए हैं, आपके ख्याल में इनके लिए स्मूथ सेलिंग होगी और
ये जो पार्टी पोजीशन है उसी के मुताबिक होगा, या फिर कोई सरप्राइज भी जो है वो इन इंतखाबात के अंदर जो है वो मिल सकता है? देखिए, सरप्राइज पहले भी इन सेनेट के इंतखाबात में नॉर्मली केपी से आता था, और अगर कुछ आया तो अब भी वहीं से आएगा। हाँ, पिछली दफा जब यूसुफ रजा गिलानी जीतते थे और हफीज शेख हार गए थे तो वो कौमी असम्बली से सरप्राइज आया था और इमरान खान को फिर एतमाद का वोट लेना पड़ गया था, और वो बस फिर कहा गया था फौजी क़यादत की तरफ से कि ये आखिरी कोशिश थी जो हमने आपके लिए कर ली। तो ये तो बड़ी वाज़ेह है कि सरप्राइजेज मुझे पंजाब में तो नहीं लग रहे, क्योंकि पंजाब में जिस तरह खवातीन की 2 नशिस्तें उन्होंने यास्मीन राशिद पीटीआई ने और सनम जावेद को दी है, तो बड़ा मुश्किल होगा उनका दोनों का इसलिए जीतना कि मुस्लिम लीग नून के पास 125-25 वोट होंगे दोनों के लिए, और ये 110-15 या 107 वोट है इनके पास, पीटीआई के पास। मतलब तो वो उनका एक भी सीट जीतना बड़ा मुश्किल होगा, खवातीन की भी। इसी तरह टेक्नोक्रेट पे भी, क्योंकि ये तो 125-25 बांट लेंगे ना इत्तेहादी मिलके, सारे 250 प्लस हैं इस वक्त पीएमएलएन और ये सारे मिलके, तो वहां पे बड़ा मुश्किल होगा कि कोई और सरप्राइज आए ये कि ये ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। केपी में जिस तरह अक्सरियत है उनकी अपनी पीटीआई की या तहरीके सुन्नी तहरीक की, वो ले सकते हैं। अब जो कैंडिडेट आए हैं ना नए 2 बड़े, जो आपकी और मेरी पहले बात हो रही थी, यानी मोहसिन रजा नकवी पंजाब से और फैसल वाडा वहां से कराची से, तो मोहसिन नकवी को पीपल्स पार्टी भी ऑन कर रही है, उनको पीएमएल ऑन कर रही है, प्रपोज कर रही है, और वो बुनियादी तौर पे आप ये समझे कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा हैं। इसमें किसी को शक शुबा नहीं हो जाना चाहिए कि उनको पंजाब की वजारत आला से उठा के। तो आमिर साहब, पार्टियों के तो ब्लॉक्स होते हैं जो वोट करते हैं, हर पार्टी ने अपनी एक हिकमत अमली बनाई होती है, तो मोहसिन नकवी के हवाले से तो इतला ये है वो बतौर आजाद उम्मीदवार ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी वोटिंग में फिर सब पार्टियां जो है वो हिस्सा डालेंगी हुकूमत? जी, ब्लॉक से मुराद ये होता है ना, तकरीबन 50 वोट जो है वो हर जनरल सीट पे लोगों को आप कर लेना कि एलोकेट कर दिए जाते हैं, यानी 5 उम्मीदवार है ना, जैसे पीएमएलएन और 5वें होंगे ये खुद मोहसिन नकवी, तो 50-50 वोट डालते हैं, तो वही 50-50 वोट उधर हामिद खान, या मतलब जो 2 जनरल नशिस्तों पे लोग लड़ेंगे पीटीआई के, वो 2 नशिस्तें वहां से वो ले सकते हैं, क्योंकि ये तो तकसीम सीधी सी है, और मुझे उसमें कोई वो भी नजर नहीं आ रहा कि कोई क्या वजह नजर आती है कि वो शहबाज शरीफ के वजीर दाखिला हैं और इतलात ये है कि वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो ये इंतखाब लड़ेंगे सेनेट का? जी, लड़ी आजाद नहीं है, तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा है, उसी हैसियत में वो वजीर दाखिला भी बने हैं। और आपको याद होगा असद कैसर ने कहा था फिर मुफाहिमत भूल जाएं, तो असद कैसर साहब आजकल बहुत जज्बाती मियां बने हुए हैं, बहुत लंबी चौड़ी, हालांकि वो अपने भाई को स्पीकर बना के निकले थे। बैरिस्टर गौहर ने अनाउंस किया था कि जो उनके भाई हैं वो केपी असेंबली के स्पीकर होंगे, लेकिन वहां वो जमहूरियत की उसमें बोल भी नहीं सके कि मेरे भाई को वजीर बना दिया, स्पीकर नहीं बनाया। एक बड़ा ओहदा था स्पीकर का, उनको नहीं मिला, तैमूर झगड़ा को भी नहीं मिला। इमरान खान के भी अहकामात दाएं बाएं हो रहे हैं, ये चीजें नजर आ रही हैं। अब वो उसको ठंडे पेटों बर्दाश्त करते हैं नहीं करते हैं, ये आने वाला वक्त। राइट, ठीक है। फैसल वाडा साहब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं या इनको भी कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है? देखिए, इनकी भी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट ही है, अब पता चल जाएगा कि इनके लिए एलोकेशन कितने लोगों की जाती है, क्योंकि वो तो खुद ब खुद जाहिर करते हैं। मोहसिन नकवी बोलते नहीं है, यानी वजीर आला रहे, खामोशी से अपना काम करते रहे। अब भी जब उनसे पूछा गया कि जी मैं सेनेट का इलेक्शन बिल्कुल लड़ रहा हूं और तमाम पार्टियों को उम्मीदवार हूंगा, फैसल वाडा रोजाना टेलीविजन शोज में भी आते हैं, और जाहिर है कि वो दूसरा शेख रशीद बन रहे हैं इस वक्त, वो पेशिन गोइयों पे जा रहे हैं। मतलब वो कि सारी पेशिन गोइयां उनकी भी ठीक नहीं होती। वो तो कह रहे थे 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आएंगे ही नहीं पाकिस्तान में, तो वो आ गए। मतलब वो होता है ना कि गेट नंबर 4 की जो शेख साहब की गर्दान थी, ये कहीं अपारा इधर उधर घूम फिर के आ जाते हैं, तो ये समझते हैं कि हम उधर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अंदाजा हो जाएगा कल तक कि हाँ जी, जब स्क्रूटनी होनी है 19 मार्च को शायद स्क्रूटनी भी है, तो पता चल जाएगा एलोकेशन इनकी क्या है। मोहसिन नकवी तो 100% क्लियर है और वो सेनेटर आजाद हैसियत में ही आ रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये जो पीटीआई ने नाम दिए हैं अब खास तौर पर पंजाब से, तो कुछ नामों का हमने जिक्र कर दिया। अब यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद हैं, जुल्फी बुखारी का नाम है, फिर बाकी भी जो खैबर पख्तूनख्वा से भी हम नाम देख रहे हैं, तो ये तो सारे वो लोग हैं जिन पर 9 मई के हवाले से मुकदमात हैं। इस को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये को बड़ा सख्त पैगाम दिया जा रहा है? क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या मैसेजिंग की गई है इन सेनेट के उम्मीदवारों के नामों को लेकर, इन नामजदगियों को लेकर?
नहीं, उनके तो बहुत सारे जो नामजद थे 9 मई में, वो एमएनए भी बन गए हैं, एमपीए भी बन गए हैं। वो पीटीआई ने दो तरफ से किया हुआ है। एक तरफ तो वो उनको लेके चल रहे हैं क्योंकि बयानिया उन्हीं के साथ बन रहा है। दूसरी तरफ खान साहब ने जब कहा था कि 8 फरवरी से मैं मुंतजिर हूं बातचीत करने का, तो वो मेरे और आपसे तो मुंतजिर नहीं है बात करने का। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून से मैंने करनी नहीं है बात, एमक्यूएम से नहीं करनी। तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही। बस बात इतनी है, एस्टेब्लिशमेंट अपना मैसेज दे रही है। कोर कमांडर्स की जो हालिया मीटिंग हुई उसमें भी 9 मई का बड़ी वजाहत के साथ जिक्र है, और कुछ कानून साजी सेनेट के इलेक्शन के बाद होने जा रही है, उसकी भी तैयारियां हैं, जिससे 9 मई के मुल्जिमान को पकड़ने में जरा थोड़ी आसानी हो जाएगी कि अगर कहीं वो कानून की गिरफ्त से बच रहे हैं तो वो पोस्ट डेटेड कानून वो भी आ जाएगा कि कब किस तरह जहां पे इनको नजर आ रहा है कि मौजूद है, शवाहिद मौजूद हैं लेकिन उसमें कानूनी सुकम है, उनको भी दूर किया जा रहा है। आपने सेनेट के चेयरमैन की भी बात की थी मुझसे, अगर आपके पास टाइम हो। जी जी, मैं वही आखिर में आपसे पूछना चाह रहा था कि उसके लिए कौन उम्मीदवार है, क्या नाम सामने आ रहे हैं अभी? देखिए, यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने राना महमूद हसन को मुल्तान में वादा किया था, और वो बड़ी पुरानी मुस्लिम लीग नून के साथ एसोसिएशन छोड़ के अपने आप को उम्मीदवारियत से भी खत्म कर दिया था, और यूसुफ रजा गिलानी और उनकी फैमिली की हिमायत की, तो उनको इस्लामाबाद से सेनेट का टिकट पीपल्स पार्टी ने दे दिया। तो गिलानी साहब खुद उम्मीदवार हैं, और जिस तरह उन्होंने नाअहली करा ली, लेकिन सदर जरदारी के खिलाफ उन्होंने खत लिखने से इनकार कर दिया था स्विस बैंक को। तो पार्टी में वैसे भी वो सीनियर पोजीशन में थे जब भी वजीर आजम बने थे, और फिर इस तरह की कुर्बानी दे के पार्टी के साथ नजर आ रहा है। लेकिन अनवरुल्लाह काकड़ जिन्होंने बलूचिस्तान से आज कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, वो भी अगेन एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा है, और कुछ लोग उनके लिए बड़ी तेजी से लॉबी कर रहे हैं कि उनको पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता चेयरमैन सेनेट बना लिया जाए। अच्छा, अगर वो चेयरमैन सेनेट बनते हैं ना तो कोई अचंभा नहीं होगा। जरदारी साहब के इतने हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि वो डू और डाई का मरहला आ जाए। सादिक संजरानी को जब चेयरमैन बना रहे थे, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि आप रजा रब्बानी को नामजद कर दें, हम उनको अपना कैंडिडेट बना लेते हैं, हम भी सारे वोट उनको दे देंगे। तो जरदारी साहब ने उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को ऑप्ट किया था, मुस्लिम लीग नून और जमहूरियत की उन्होंने ऑफर को नहीं ऑप्ट किया था। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर आप ये बात ध्यान में रखें कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और जो हो रहा है उसके पीछे बहुत कुछ पर्दे में है। और सियासतदानों को सिर्फ अगर अपनी होती तो सारे बैठ के मामला बहुत सारे तय कर लेते हैं। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद है। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में आज सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई और उसके बाद मुतअद्दिद खुदकुश हमले किए। तर्जुमान के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया था, और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। इस वाक़े के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फौज के शोहदा को सलाम पेश किया और शोहदा के लिए मग़फ़िरत की भी दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है और अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। इससे पहले भी बाजोड़ और सिबी में भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दहशतगर्दों के हमले हुए थे। इससे पहले 10 मार्च को पेशावर में बोर्ड बाजार के करीब धमाका हुआ था। 5 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के जिला जो है वो बन्नू में बारान डैम के करीब अस्करियत पसंदों के हमले में 2 FC एहलकार शहीद हो गए थे, जबकि टांक में भी नामालूम अफराद की जानिब से पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। ये वाक़यात बड़े तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं, और वतन के जो जवान हैं वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। ये हमारे सरों का ताज है। आपसे कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी गुफ्तगू की, और उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पर इस हवाले से जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनकी मजम्मत भी की। बहरहाल की तो कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी कहिए ये जो शोहदा हैं ये इन पर हमें नाज है, और हर तरह से अगर ये मुल्क है तो ये इन्हीं की वजह से है, और इनको कुर्बानियों को जितना भी सलाम पेश किया जाए कम है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान अमाना से कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।